हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते पढ़ते हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो लेक्चर पे आ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमको लीफ एनाटॉमी डिस्कस करना है, जिसमें हम सबसे पहले डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे किससे? डाइकॉट लीफ से। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि जब हम लीफ एनाटॉमी की बात करते हैं तो लीफ एनाटॉमी में सबसे पहले हम किस पार्ट की बात करते हैं? एपिडर्मिस की। उसके बाद बेटा दूसरी चीज़ मीजोफिल प्रेजेंट होता है और तीसरी चीज़ प्रेजेंट होती है वैस्कुलर बंडल्स। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको किसी भी लीफ के एनाटॉमी में देखनी है। इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा ही डाइकॉट लीफ में भी है। तो डाइकॉट लीफ भी आपको तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं डाइकॉट लीफ में: एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर बंडल। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा डाइकॉट लीफ की बात करेंगे। डाइकॉट लीफ की बात करने से पहले आपको होपफुली बेटा डाइकॉट लीफ की मॉर्फोलॉजी याद है ना? याद ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वो वाले लेक्चर तो जाके देख लेना ज़रूर। डाइकॉट लीफ की जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं बेटा, तो डाइकॉट लीफ के अंदर जो वेनेशन दिखती है वो कैसी दिखती है? रेटिकुलेट। मतलब उसमें जो वेन्स होती हैं वो वेब लाइक अरेंजमेंट में होती है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जो डाइकॉट लीफ होती है ना, वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है आपकी स्टेम से। लेट से ये स्टेम हो गई तो इस स्टेम से बेटा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगी ये। ठीक है, ऐसे लगभग 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, और दूसरा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ कॉमन सेंस वाली बातें करूंगा, जिन बातों को सुनने के बाद बहुत कुछ आपको डाइकॉट लीफ के एनाटॉमी में रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो वेनेशन दिखती है आपको रेटिकुलेट दिखती है, जिसमें से बीच वाली वेन जो होती है वो थिकेस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको हम? मिडरिब। और जो साइड से वेन्स निकल रही हैं बेटा, इनको हम कहते हैं वेनलेट्स। ठीक है, वेन्स और वेन जो निकल रही वेन से जो निकल रही होंगी उनको हम बोलेंगे वेनलेट्स। वेनलेट्स। ठीक है, तो वेन्स और वेनलेट्स निकल रही होती हैं किससे? आपके मिडरिब से बेसिकली। ठीक है, तो इसमें से सबसे थिक कौन सी है? मिडरिब। उसके बाद क्या आ गया? वेन। फिर क्या आ गई? वेनलेट्स आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा? ये मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स। पॉइंट टू बी नोटेड कि डाइकॉट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल का साइज होता है, वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स के साइज पे डिपेंड करेगा। मतलब आपकी मिडरिब मोटी है तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल भी क्या होगा बेटा? मोटा, मतलब बड़ा होगा। वेन्स जो हैं छोटी हैं तो वैस्कुलर बंडल छोटा होगा। वेनलेट्स और छोटी हैं तो वैस्कुलर बंडल क्या होगा? और छोटा होगा। तो इसका मतलब आप इस लीफ के अंदर सेंटर से जितना साइड की तरफ जाओगे, सेंटर से जितना साइड की तरफ आ रहे हो, आपकी वेन्स का साइज पतला होता जा रहा है, मतलब वैस्कुलर बंडल का साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला कॉमन सेंस जो कि आपको देख के ही पता चलना चाहिए, अदरवाइज ये रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल, साइज में सबसे बड़े लार्ज वेस्कुलर बंडल मिडरिब में मिलेंगे। उसके साथ में जाओगे तो वेन्स में छोटे मिलेंगे, और कोने पे जाओगे तो और छोटे मिलेंगे। इसका मतलब एक डाइकॉट लीफ के अंदर इक्वल साइज के वेस्कुलर बंडल नहीं मिलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और वो जाइलम फ्लोएम कहाँ होता है किसी भी लीफ में? या तो वो मिडरिब में प्रेजेंट होगा, या तो वो किस में प्रेजेंट होगा? वेन में प्रेजेंट होगा। तो पहली चीज़ जो कि हमारी सॉल्व हो जाती है किससे? हमारी सॉल्व हो जाती है सिर्फ लीफ को ऑब्जर्व करने से और कॉमन सेंस से। ठीक है, कि वैस्कुलर बंडल एक साइज के नहीं होंगे, मिडरिब वाला सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप साइड में जाते रहोगे, सेंटर से अवे जाते रहोगे, वैस्कुलर बंडल का साइज डिक्रीज होता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात बेटा, इस लीफ को देखो, ये लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये बात दिख रही होगी। सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। अब ऊपर से जब धूप पड़ेगी तो आप खुद सोचो, अगर आपने ऊपर वाली सरफेस पे बहुत सारे स्टोमाटा डाल दिए तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लॉस भी क्या हो जाएगा? पानी भी क्या लॉस हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। प्लांट में डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी लॉस की वजह से हो सकता है अंदर के सेल्स डैमेज हो जाएं। ठीक है, लीफ के सेल्स डैमेज हो जाएं, लीफ की डेथ हो जाए, या इनफैक्ट प्लांट की भी डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो धूप ज़्यादा पड़ेगी, राइट? तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये आपके सामने एक लीफ है, ठीक है, विच इज़ अ डाइकॉट लीफ, इसमें एक है ऊपर वाली सरफेस और एक है नीचे वाली सरफेस। ठीक है, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। आपको क्या लगता है कहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ऊपर वाली साइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं अब कि इन दोनों साइड में से क्या लगता है कि स्टोमेटा कहाँ पे ज़्यादा होगा?
तो सोचो, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे धूप ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे आप ज़्यादा स्टोमेटा देना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्लांट ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा एक डाइकॉट लीफ के अंदर आपको नीचे दिखता है क्या, स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं ना बेटा, जो ओपनिंग्स होती हैं वो कहाँ दिखती हैं, नीचे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। ऊपर या तो दिखेंगी नहीं या दिखेगी भी तो बहुत कम दिखेंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला कि डायकॉट लीफ के अंदर ऊपर वाली सरफेस पे लगभग स्टोमेटा होता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लोअर एपिडर्मिस पे, नीचे वाली सरफेस पे। ऊपर वाली सरफेस पे नहीं होगा, कहाँ होगा, नीचे। होपफुली आप ऊपर और नीचे समझ रहे हो, है ना, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। ठीक है, राइट, गुड। और तीसरी बात अब जो कॉमन सेंस वाली है, जो कि मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कि अगर मैंने लीफ को काटा और आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ लीफ, ठीक है, मैंने लीफ का सेक्शन काटा और आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सर लीफ की दो एपिडर्मिस दिख रही है, बीच में सेल्स भरे होंगे। अभी मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि यहाँ पर ऊपर की साइड एक एपिडर्मिस होगी और नीचे की साइड पे एपिडर्मिस होगी। इसका मतलब लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, एक ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है और एक नीचे वाली एपिडर्मिस होती है, राइट। जो ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है उसको बोलते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस, एडेक्शियल एपिडर्मिस। व्हाट इज एडेक्शियल एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस को क्या बोला जाएगा, एडेक्शियल। और जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है दैट इज कॉल्ड एज एबैक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो एडेक्शियल और एबैक्शियल। तो लीफ एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें दो एपिडर्मिस होती है, एक तो एडेक्शियल और दूसरी एबैक्शियल। ठीक है, और एक और बात जो कि मैं यहीं पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये डिस्कस करना चाहूँगा वैस्कुलर बंडल के बारे में, कि लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो होता है कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट का कौन सा टाइप पढ़ते आए हैं बेटा हम, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स आपको याद होंगे, कोलेट्रल। और ओपन होता है कि क्लोज्ड होता है, तो लीफ में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, चाहे वो मोनोकॉट लीफ हो चाहे वो डायकॉट लीफ हो, किसी भी प्लांट की लीफ हो, सेकेंडरी ग्रोथ नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए हमेशा क्या होंगे, क्लोज्ड। देयर विल बी नो कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम जैसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल के बारे में, मीजोफिल सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट भर भर के होता है, क्लोरोप्लास्ट भर भर के होगा, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, मीजोफिल्स आर पैरेनकाइमेटस। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमा के बने हुए। ठीक है, और मैंने क्या बोला, एपिडर्मिस दो प्रकार की होगी, एक अपर एपिडर्मिस जिसको बोलेंगे एडेक्शियल, और एक लोअर एपिडर्मिस जिसको बोलेंगे एबैक्शियल। तो एक एडेक्शियल एपिडर्मिस ऊपर वाली और एक एबैक्शियल एपिडर्मिस नीचे वाली। ठीक है, ये सब आपका कॉमन सेंस है, जिससे आपको जो जो बातें अभी समझ में आई। अभी मैं एनाटमी शुरू करूंगा डायकॉट लीफ की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा डायकॉट लीफ की एनाटमी से। तो डायकॉट लीफ की एनाटमी का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, छोटा डायग्राम बनाऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले ऊपर वाली एपिडर्मिस बनाई, ऊपर वाली एपिडर्मिस पे कोई स्टोमेटा या ओपनिंग नहीं डाली। एक नीचे वाली एपिडर्मिस बनाई, नीचे वाली एपिडर्मिस पे मैंने क्या किया, ओपनिंग बनाई, जिसको क्या बोला हमने, स्टोमेटा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो स्टोमेटा होगा, अब ये आपका टास्क है मुझे बताना, क्या यहाँ पर गार्ड सेल्स बीन शेप के होंगे कि गार्ड सेल्स आपके कैसे होंगे, डम्बल शेप के। तो क्या यहाँ पे बीन शेप के गार्ड सेल्स हैं कि डम्बल शेप के गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पे बीन शेप के गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अभी आपको ये ओपनिंग की तरह दिखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोल रहे हैं स्टोमेटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर की कवरिंग, नीचे वाली सरफेस पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर की कवरिंग, राइट। इसके बाद बेटा अंदर क्या भरे होंगे, मीजोफिल सेल्स। यहाँ पे जो मीजोफिल होते हैं ना, वो आपको दो टाइप के दिखते हैं। कितने टाइप के मीजोफिल दिखते हैं, दो टाइप के। ऊपर वाली एपिडर्मिस में जो मीजोफिल दिखते हैं वो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड और एकदम चिपके हुए एक दूसरे से। स्पेस जो होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, वो बहुत ही कम होगा और पैरेलल होंगे, इलोंगेटेड होंगे, आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड के जो मीजोफिल होंगे, जो कि पैरेनकाइमा भी कह सकते हैं जिनको हम, वो अलग दिखेंगे, और जो नीचे की साइड पे मीजोफिल होंगे ना बेटा, वो अलग दिखेंगे। ठीक है, अब आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। क्या आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि नीचे वाले जो मीजोफिल हैं
उनके बीच में बहुत सारी एयर कैविटी, बहुत सारा स्पेस बनाया मैंने, जबकि ऊपर वाले पैरेलली बनाया और उनके बीच में स्पेस नहीं बनाया। ठीक है। उसके अलावा आपको देखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होगा, और वैस्कुलर बंडल को घेरने वाले सेल्स, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है किसको, वैस्कुलर बंडल को। ठीक है, मैंने पैरेन्काइमा बोल दिया, डाइकॉट है, इकोलेनकाइमा होते हैं सेल्स। ठीक है, गलती से पैरेन्काइमा बोला। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको सेल्स दिखते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है किसको, वैस्कुलर बंडल को, होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये वाला दोबारा आपके लिए छोटा सा, ताकि आपको ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। ये सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया क्यूटिकल। क्यूटिकल, तो क्यूटिकल यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद ऊपर वाली एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे हम, एडेक्शियल एपिडर्मिस। एडेक्शियल एपिडर्मिस ये रही। उसके बाद ये जो दिख रहा है बेटा आपको पैरेलली अरेंज्ड, इनको बोलते हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा, या फिर इनको कह सकते हो पेलिसेड मीजोफिल। दोनों में से कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीजोफिल ज़्यादा बेटर है क्योंकि यही फोटोसिंथेटिक सेल है बेटा जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर। उसके बाद ये जो नीचे वाला पैरेन्काइमा है, ये ऊपर वाले से कैसे अलग है, ये नीचे वाला पैरेन्काइमा ऊपर वाले से ऐसे लगे कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भर भर के हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, इसलिए ये स्पॉन्जी अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल, ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा। डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ, डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हुआ कि इसके अंदर मीजोफिल दो लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेलिसेड, एक होते हैं स्पॉन्जी। जो पेलिसेड होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और दूसरी बात, पेलिसेड कौन सी एपिडर्मिस की तरफ होते हैं, ऊपर वाली साइड पे कि नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, मतलब पेलिसेड विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स एडेक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, और जो स्पॉन्जी होगा वो कहाँ पे होगा आपका, एबैक्शियल एपिडर्मिस की तरफ। तो इन्होंने नीचे वाली एपिडर्मिस हमने बनाई, इसका नाम क्या हो गया, एबैक्शियल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और एबैक्शियल एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल। और ये क्या बनाया हमने, स्टोमा या स्टोमेटा, जो नीचे वाली सरफेस पे होता है, ऊपर वाली सरफेस पे नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कभी आपको एक डाइकॉट लीफ काट कर दे दूं और उसका सेक्शन माइक्रोस्कोप में दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इसमें ऊपर वाली साइड कौन सी है और नीचे वाली साइड कौन सी है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको माइक्रोस्कोप में कौन सी ऊपर दिख रही है और कौन सी नीचे दिख रही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पहचानना है ऊपर वाली कौन सी है, कैसा भी हो सकता है सेक्शन, तो माइक्रोस्कोप में हो सकता है सेक्शन आपको ऐसा दिख रहा हो माइक्रोस्कोप में, तो कैसे पहचानोगे इन दोनों साइड में से कौन सी एडेक्शियल है और कौन सी एबैक्शियल है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सोच भी लिया हो, अगर आपने सोच लिया है तो वेरी गुड। ठीक है, अगर आपने सोचा है तो ये सोचा होगा कि सर जिस साइड पे पेलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, पैरेलल वाला पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, उसको हम एडेक्शियल बोल देंगे, और जिस पे स्पॉन्जी वाला प्रेजेंट होगा उसको एबैक्शियल बोल देंगे। ठीक है, हाँ के ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और दूसरा, सर जिस पे ज्यादा स्टोमेटा दिखेंगे या स्टोमेटा दिखेंगे सिर्फ, उसको बोलेंगे एबैक्शियल, नीचे वाली एपिडर्मिस, और जिस पे नहीं दिखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एडेक्शियल एपिडर्मिस। इसका मतलब एक लीफ में, एक डाइकॉट लीफ में आप ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, दोनों का नाम क्या होता है बेटा, ऊपर वाले सरफेस को एडेक्शियल बोलते हैं, और ऊपर वाली साइड को हम बायोलॉजी में डॉर्सल बोलते हैं, और नीचे वाली साइड को क्या बोला जाता है, वेंट्रल। ठीक है, याद रखना है, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। ऊपर वाली सरफेस क्या बोली जाती है, डॉर्सल, नीचे वाली क्या बोली जाती है, वेंट्रल। ये टर्म हम जूलॉजी में भी यूज़ करते हैं और बॉटनी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों में याद रखना है। तो जो ऊपर वाली सरफेस होगी डॉर्सल और नीचे वाली वेंट्रल होगी, क्या आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इस लीफ में, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, किन बेसिस पे कर पाओगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एबैक्शियल एंड एडेक्शियल सरफेस, या फिर डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, कि डॉर्सल सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ही कम होगा और या फिर नहीं होगा, और पेलिसेड पैरेन्काइमा दिखेगा, और नीचे वाली पेलिसेड पैरेन्काइमा दिखेगा, और नीचे वाली पे वेंट्रल सरफेस पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, और क्या दिखेगा, स्टोमेटा दिखेगा। ठीक है, ये होता है डाइकॉट लीफ। इसीलिए डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोला जाता है बेटा। क्यों बोलते हैं इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि आप इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हो।
डॉर्सल सरफेस अलग बता पाओगे, वेंट्रल सरफेस अलग बता पाओगे। बस आपको एनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अब आपको हो चुकी है। तो अगर मैं आपको लीफ दिखाऊंगा ना, तो ये इस बात का मुझे पक्का भरोसा है कि अगर मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दिखाई एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ की, तो आप मुझे पक्का बता दोगे कि सर इसमें एडेक्शियल सरफेस कौन सी है और एबैक्शियल सरफेस कौन सी है। इतना भरोसा मेरे को आप लोगों पे है, ठीक है, पक्का बता दोगे। ठीक है, अब देखो जरा, उसके अलावा सर ये क्या बनाया आपने, ये क्या बनाया? दीज आर व्हाट? दीज आर बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। और सर ये क्या है पूरा का पूरा? दिस इज वैस्कुलर बंडल, जिसमें ये ब्लैक वाले जो आपको गोले दिख रहे हैं, ब्लैक वाले गोले दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट जाइलम। और ये जो दिख रहा है ब्लू वाला पूरा का पूरा पोर्शन, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम। लोग रेड से मार्क करते हैं, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम, फ्लोएम। और इसमें से भी जाइलम में से पूछोगे तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स एडेक्शियल एपिडर्मिस है, एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स आपकी एबैक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, और फ्लोएम जो है वो ज्यादातर प्रेजेंट होती है किधर? नीचे वाली साइड पे। वैसे तो फ्लोएम भरी पड़ी है, ठीक है, बट स्टिल। और ये कौन सा टाइप का वैस्कुलर बंडल है? दिस इज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, और कोई कैम्बियम नहीं दिख रहा है, तो इज इट ओपन या क्लोज्ड? तो मैंने लिखवाया था आपको, इट इज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लोज्ड, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पर आपका कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट डायग्राम भी बना के दिखा दिया, ऊपर से मैंने ये वाले को भी मार्क कर दिया है। अब एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है उस सबको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो ये कौन सी लीफ का डायग्राम है बेटा? दिस इज अ डाइकॉट, टिपिकल डाइकॉट लीफ, टिपिकल डाइकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ का डायग्राम हो गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, बिल्कुल। तो कैसे याद रखना है? D4 डाइकॉट लीफ को D4 डॉर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फटाफट से मार्क करते हैं। एडेक्शियल एपिडर्मिस ऊपर वाली एपिडर्मिस को कह रहे हैं, ये पैरेन्काइमा चेक करो क्या बोला है इसका नाम, पैलिसेड मीजोफिल पैरेन्काइमा है। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? एयर कैविटीज दिख रही है नीचे वाले मीजोफिल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल। उसके बाद आपको स्टोमेटा दिख रहा है, ठीक है, या स्टोमा, उसके अंदर की खाली कैविटी को बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा, एबैक्शियल एपिडर्मिस नीचे वाली, दोनों पे क्यूटिकल प्रेजेंट है, चेक करो, ऊपर वाले पे भी क्यूटिकल है, नीचे वाले पे भी क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल तो दोनों पे है। उसके बाद बेटा क्या दिख रहा है आपको? आपको बंडल शीथ सेल्स की लेयर दिख रही है। उसके बाद जाइलम दिख रहा है, दिस इज जाइलम। प्रोटोजाइलम ऊपर वाली साइड पे है, बड़े वाला जाइलम नीचे वाली साइड पे है। उसके बाद आपको फ्लोएम दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्किंग भी, कि अगर आपके नीट के एग्जाम में, आपके एमसीक्यू में, अपने स्कूल एग्जाम में कहीं भी आपसे डायग्राम देख के एबीसीडी पूछ लेगा, तो अब आप मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज अ डाइकॉट लीफ फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम, अब एनसीईआरटी का डायग्राम तो देख लिया सर, अब एनसीईआरटी जो लिखती है वो भी समझा दो। तो चलो समझते हैं फटाफट से। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ही ली हैं, तो देखो जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जब आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ का वर्टिकल सेक्शन काटते हो, ठीक है, लैमिना का, लैमिना मतलब आपको पता है ऑलरेडी, लैमिना मतलब जो ग्रीन पोर्शन होता है उसका आपने वर्टिकल सेक्शन काटा, ठीक है, उसको काटा, तो आपको 3 मेन पार्ट दिखते हैं। कितने पार्ट दिखेंगे टोटल? 3 मेन पार्ट दिखेंगे। कौन कौन से? एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर सिस्टम विच इज वैस्कुलर बंडल। ठीक है, उसके बाद क्या दिखेगा आपको? एपिडर्मिस की बात कर रहा है। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस, अपर सरफेस को जो कवर करेगी उसको क्या बोलेंगे? एडेक्शियल एपिडर्मिस, एंड लोअर सरफेस को जो कवर करेगी क्या बोलेंगे? एबैक्शियल। याद रखना है डी और बी, ठीक है, याद रखना है डी। तो डी फॉर डैड, तो डैड ऊपर आएगा, तो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस हो गई दैट इज एडेक्शियल एपिडर्मिस, एबैक्शियल एपिडर्मिस नीचे वाली। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्वस क्यूटिकल, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में दोनों सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। उसके बाद द एबैक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मतलब ऊपर वाली की नीचे वाली? डी ऊपर था तो बी नीचे, मतलब लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होता है। ये तो हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिया था। ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाली सरफेस पे धूप पड़ेगी तो आपको स्टोमेटा नीचे वाली सरफेस पे रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही किया है भगवान ने। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दैट देन दी एडेक्शियल एपिडर्मिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, वो कह रहा है जो एडेक्शियल एपिडर्मिस होता है इसमें स्टोमेटा ऐसा भी हो सकता है कि लैक हो, एब्सेंट हो स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना टिश्यू भरा होता है उसको मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल का काम ही बेटा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में शायद सुना हो,
ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि लीफ का कौन सा सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आप बोलते थे मीजोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मीजोफिल में भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बनी होती है। और दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, एक तो पेलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा स्पॉन्जी, ठीक है। एडेक्शियल, द एडेक्शियली प्लेस्ड, मतलब एडेक्शियल सरफेस के पास कौन सा होगा, पेलिसेड पैरेन्काइमा। कैसे सेल्स का बना होता है, इलोंगेटेड लंबे सेल्स का बना है, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। और अरेंजमेंट कैसी होती है सेल्स की, वर्टिकल होती है और पैरेलल होती है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कह रहा है ओवल और राउंड सेल्स दिखेंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जिसको कहेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, बिलो दी पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड के नीचे होगा। मतलब किस तरफ होगा, एडेक्शियल एपिडर्मिस की तरफ कि एबैक्शियल की तरफ। बहुत ही बढ़िया, इट विल बी टुवर्ड्स एबैक्शियल एपिडर्मिस एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस तक जाएगा। कौन सा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात हो रही है, ठीक है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस ऑफ एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। तो अच्छा खासा स्पेस और एयर कैविटी होती है इन सेल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल आते हैं, और वैस्कुलर बंडल कौन से टाइप के, एनसीईआरटी लिखती नहीं है बट हमको ऑलरेडी पता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ठीक है, एंड क्लोज्ड। उसके बाद विच कैन बी सीन इन वेन्स एंड मिडरिब, जिसको आप वेन्स और मिडरिब में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बात चेक करो जो हमने कॉमन सेंस से पहली स्लाइड पे सॉल्व कर ली थी, द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन। तो वैस्कुलर बंडल का साइज किस बात पे डिपेंड करेगा, वेन के साइज पे। द वेन वेरी इन थिकनेस, क्योंकि वेन अलग अलग थिकनेस की होती है। इन द रेटिकुलेट वेनेशन इन द डाइकॉट, इसलिए क्या होगा, वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो थिक होंगे, थिकेस्ट। तो यहाँ पे थिकेस्ट वैस्कुलर बंडल दिखेगा कहाँ पे, मिड रिब पे। और साइड में आपको क्या दिखेगा, साइज डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो आप मिडरिब से चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग। इसका मतलब डाइकॉट लीफ के अंदर सारे वैस्कुलर बंडल इक्वल साइज के दिखेंगे, द आंसर इज नो। वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग रहेगा क्योंकि वेन के साइज भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। तो बंडल शीट सेल्स से बेटा क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। एग्जैक्टली पूछोगे तो कॉलन गायमा सेल्स होते हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। जितना मेंशन किया उतना हमने पढ़ लिया, हमने डायग्राम भी देख लिया, अपने हाथों से डायग्राम बना भी लिया। डाइकॉट लीफ सारे एस्पेक्ट्स में हमने खत्म कर लिया। अब हम आ जाते हैं बेटा किसके ऊपर, मोनोकॉट लीफ के ऊपर। अब क्योंकि आपने डाइकॉट खत्म कर लिया तो मोनोकॉट आपके लिए बहुत आसान हो गई है। मोनोकॉट में सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है बेटा, इसको बोलेंगे क्यूटिकल, और ऊपर वाली एपिडर्मिस को बिल्कुल एज यूजुअल जो हम बोलते थे, कौन सी एपिडर्मिस, एडेक्शियल एपिडर्मिस बोलेंगे। और नीचे वाली एपिडर्मिस को एपिडर्मिस, नीचे वाली एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे हम, एबैक्शियल। नीचे वाली को क्या बोलेंगे, एबैक्शियल एपिडर्मिस। तो दोनों पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, क्यूटिकल। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाली सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और नीचे वाली सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमा मतलब ओपनिंग, दोनों सरफेस पे होगा। क्यों, क्योंकि जो मोनोकॉट लीफ होती है ना, उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मोनोकॉट लीफ ना लगभग वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं। ऐसे इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये स्टेम से, लेट से ये स्टेम हो गई तो स्टेम से लगभग वर्टिकली होती है। जैसे वहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाई थी, राइट, यहाँ पे वर्टिकल होती है। तो यहाँ पर ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में होते हैं। पहला पॉइंट, तो स्टोमेटा के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया। दूसरा, इसमें ये जो मीजोफिल भरे हुए हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते ही नहीं है, ये एक ही टाइप का होता है और इसको एक कॉमन नाम ही दिया जाएगा जिसको बोलेंगे मीजोफिल। तो नॉर्मल नाम है मीजोफिल और कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है, मीजोफिल भी एक ही टाइप के, यहाँ पे ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस पे भी क्या, स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में। इसीलिए मोनोकॉट लीफ को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ, ठीक है। तो याद रखना है, मोनोकॉट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो बाइलेटरल। क्यों, आइसो मतलब क्या होता है बेटा, सेम, ठीक है। तो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स की लीफ में ऊपर वाली एपिडर्मिस नीचे वाली एपिडर्मिस सेम दिखती है, ठीक है। और अंदर मीजोफिल्स बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, पेलिसेड और आपके स्पॉन्जी जैसे किसी टाइप में एक ही टाइप का मीजोफिल दिखेगा। और तीसरी बात आपको एक अच्छे से नोटिस करनी है कि जब हमने डाइकॉट का डायग्राम देखा था, ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे खासे स्पेसेस दिखते थे, स्पॉन्जी में दिखते थे, पेलिसेड में भी दिखते थे, लेकिन स्पॉन्जी में तो खूब ही दिखते थे। जबकि यहाँ पे मीजोफिल को नोटिस करो, यहाँ पे मीजोफिल के अंदर या तो स्पेसेस एब्सेंट है या होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे मोनोकॉट का। मेरी बात समझ में आ गई, दिस इज इंपॉर्टेंट।
उसके बाद बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, वैस्कुलर बंडल, एज यूजुअल दिस इज जाइलम, एज यूजुअल दिस इज व्हाट, फ्लोएम, फ्लोएम। यहाँ पे भी क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं, बट डायग्राम में एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं है और मैंने एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही बनाया है। वैस्कुलर बंडल, सॉरी, बंडल शीट सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, बंडल शीट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं तो मैंने भी ड्रॉ नहीं करा है, तो उतना आपको उस चीज पे फोकस भी नहीं करना है, बट याद रखना है मोनोकॉट्स के अंदर भी बंडल शीट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, मोनोकॉट लीफ। दिस इज मोनोकॉट लीफ का डायग्राम, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बता सकता था वो सारी चीज़ें बता दी। अब इसका डायग्राम एनसीईआरटी वाला देख देते हैं। तो ये क्या बनाया हमने, दिस इज व्हाट, दिस इज आइसो बाइलेटरल लीफ, आइसो बाइलेटरल लीफ, जिसमें ऊपर वाली एपिडर्मिस एडेक्शियल, नीचे वाली एपिडर्मिस एबैक्शियल। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, जाइलम, ठीक है। क्या दिख रहा है, मीजोफिल, एक ही टाइप का। सबस्टोमेटल कैविटी यहाँ भी दिखता है, स्टोमा नीचे भी दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है कि आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल थिक, अलग से थिक सेल्स बनाए हैं बेटा। इन सेल्स को बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में सुनो ध्यान से। बुलीफॉर्म सेल्स एपिडर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन ये स्पेशल होके अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, अंदर बहुत कुछ इनके भरा नहीं होता है, ठीक है। और ये कलरलेस होते हैं, कोई स्पेशल इनका कलर नहीं है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये रहे, ये बुलीफॉर्म सेल्स हैं, दीज आर बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स का काम ये होता है कि बेटा ये अगर मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लेट से, ठीक है, ऐसे समझो, अगर इन्होंने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये अच्छे खासे साइज में बड़े हो जाते हैं, मतलब फूले फूले हो जाते हैं। बेटा फूले हुए सेल को, खाते पीते दिखने वाले सेल को बोलते हैं हम टर्जिड, टर्जिड, ठीक है। टर्जिड मतलब एकदम फूला हुआ सेल, ठीक है, फूला हुआ सेल। तो लिख देता हूं, फूला हुआ सेल क्या कहलाता है बेटा, टर्जिड, याद रखना है। तो जब तक इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है और ये खाते पीते फूले हुए हैं, तो जब तब तक आपकी जो मोनोकॉट लीफ होती है ना, लेट्स से ये मोनोकॉट लीफ है, तब तक मोनोकॉट लीफ स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी बुलीफॉर्म सेल्स होंगे, बुलीफॉर्म सेल्स होंगे, वो सीधे रहेंगे क्योंकि खाते पीते हैं, पानी इनमें भरा हुआ है। लेकिन आप एक बात इमेजिन करो कि लेट से बाहर क्या है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लीफ ने वाटर लॉस कर दिया है, तो पानी इन बुलीफॉर्म सेल से बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स अगर इन्होंने पानी को लूज कर दिया, इफ दे लूज वाटर, ठीक है, इफ दे लूज वाटर, तो इसके बाद क्या होगा, दे विल बिकम व्हाट, दे विल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब काइंड ऑफ श्रिंकेज हो जाती है इनके अंदर। तो टर्जिड का ऑपोजिट क्या होता है, फ्लैसिड, ठीक है। तो सूखा हुआ सेल्स, सेल हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे इमेजिन करो, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स श्रिंक कर गए तो जो आपकी लीफ है बेटा वो कर्ल कर जाएगी, बेसिकली क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी लीफ। तो ये लीफ है जो श्रिंक हो गई, और इस श्रिंकेज से लीफ को फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि रोल होने की वजह से या श्रिंक होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर अब धूप ज़्यादा सरफेस एरिया पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बाहर ड्राइनेस ज़्यादा है, तो जो एक्सपोज सरफेस एरिया है लीफ का वो कम हो जाएगा। एक्सपोज सरफेस एरिया लीफ का कम हो गया तो वाटर लॉस भी कम हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी एडॉप्टेशन हो गई। तो बुलीफॉर्म सेल्स ऐसे हेल्प करते हैं, और बुलीफॉर्म सेल्स एडेक्शियल एपिडर्मिस का पार्ट होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैंने क्या क्या बताया बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में, हम पढ़ लेंगे, ऑब्वियसली आप जानते हो, ठीक है, कि मैं पढ़ाई दूंगा, वो रीड करा दूंगा, लेकिन सिर्फ समझो, अभी सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ कि ऊपर वाले किसके अंदर, एपिडर्मिस में, कुछ मोनोकॉट्स में, जैसे कि मोस्ट कॉमनली ग्रासेस में, लिख देता हूँ ग्रासेस। ग्रासेस में बहुत ही कॉमन दिखता है कि मैंने एक ग्रास का सेक्शन काटा और आपको माइक्रोस्कोप में उसका सेक्शन दिखा रहा हूँ ग्रास लीफ का, तो आपको ये बात पता चलेगी कि ग्रास लीफ में जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है वहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स, एपिडर्मिस से हट के कुछ बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट है। इन बड़े बड़े सेल्स का काम ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद टर्जिड हो जाएंगे, और क्या करेंगे, लीफ को एकदम क्या करेंगे, एक्सपोज रखेंगे, एकदम बढ़िया खिली खिली लीव्स। लेकिन अगर इन्होंने वाटर को लूज कर दिया तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और फ्लैसिड होने की वजह से क्या कर देंगे, लीफ को कर्ल करा देंगे ये, ठीक है, श्रिंक करा सकते हैं बेसिकली। समझ में आ गई मेरी बात। और क्यों लीफ का सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है।
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने बताई, जितनी बातें आपको बताई अच्छी अच्छी, ये डायग्राम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखो एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं बुलीफॉर्म सेल्स, नोटिस कर पा रहे हो, बड़े बड़े से अलग से सेल्स। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स ये दिखा रखे ऊपर। ठीक है, अब देखो इधर, अब एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है इसके बारे में वो देख लेते हैं। कह रहा द एनाटमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। जब आप काटते हो दोनों लीव्स को तो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखती हैं। सिमिलर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में कि वहाँ भी एपिडर्मिस दिखती है, यहाँ भी दिखती है, वहाँ भी मीजोफिल दिखता है, यहाँ भी दिखता है, वहाँ भी वैस्कुलर बंडल है, यहाँ भी है, वहाँ भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड है, यहाँ भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड है। लेकिन ऑब्वियसली बात है सर, डिफरेंस तो होगा ना। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछेगा तो हमको बताना भी पड़ेगा। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस क्या है, वो ये बता रहा है। वो कह रहा है इन आइसोबाइलेटरल लीफ, मतलब किसकी बात कर रहा है? मोनोकॉट लीफ की। ठीक है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेसेज ऑफ द एपिडर्मिस, दोनों सर्फेसेस पे होगा। तो स्टोमेटा के बेसिस पे अगर आप डिफरेंशिएट करने चले हो तो नहीं पॉसिबल है। उसके बाद एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंसेस हैं किसके बीच में? मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। कि मोनोकॉट के अंदर मीजोफिल पेलिसेड और स्पॉन्जी नाम का नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, एक ही टाइप दिखेगा, कॉमन टाइप। ठीक है, एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। जबकि डाइकॉट में क्या था? नीचे की तरफ ज्यादा थे, एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, और एडेक्सियल की तरफ क्या थे? कम थे। ठीक है, उसके बाद इन ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर क्या होता है? कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, तो एनसीईआरटी लिख देती है इसलिए स्टार मार्क कर देना। ऊपर वाली एपिडर्मिस के सेल्स क्या हो जाएंगे? अलोंग द वेन्स, जो वेन्स के आसपास होंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, बड़े सेल्स खाली हैं और क्या है? कलरलेस है। खाली मतलब वैक्यूल बहुत सारा है। उसके बाद दे आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को हम? बुलीफॉर्म। नाउ हाउ बुलीफॉर्म सेल्स आर हेल्पिंग मोनोकॉट लीफ, जरा देखो। द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीफ हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड। ऐसे बुलीफॉर्म सेल जिन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है और वो क्या हो चुके हैं? टर्जिड, खाते पीते हो गए हैं। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, लीफ सरफेस क्या हो जाएगी? एक्सपोज। तो याद रखना है, अगर बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर स्ट्रेस होगा, ड्राइनेस बहुत होगी, पानी की कमी होगी, दे मेक द लीफ कर्ल, जो क्या करेंगे? लीफ को कर्ल कर देंगे, मोड़ देंगे, अंदर की तरफ श्रिंक करवा देंगे इनवर्ड्स, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, और वाटर लॉस से मिनिमाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप मेरे से पूछोगे तो। उसके बाद इन द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ। अच्छा एक बात नोटिस करो, ये क्या बोल रहा है कि मोनोकॉट लीफ में तो पैरेलल वेनेशन होती है। सर सही बोल रहा है वैसे तो। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसा कुछ कि इसके अंदर एक तो होगी मिडरिब। मिडरिब देखो अलग ही दिखती है, क्योंकि मिडरिब तो हमेशा मोटी होती है बाकियों से। लेकिन पैरेलल वेनेशन के केस में बाकी जितनी वेन्स होंगी ना, वो सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, सारी की सारी। तो पैरेलल वेनेशन मतलब मोनोकॉट लीफ के अंदर जब आप वैस्कुलर बंडल देखोगे, काटोगे और वैस्कुलर बंडल तो वेन्स में ही होगा, तो वैस्कुलर बंडल का साइज सारी वेन्स में लगभग सेम दिखेगा। बस मिडरिब में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बाकियों से, अदरवाइज सब के अंदर इक्वल दिखेगा। जबकि डायकॉट में क्या था? मिडरिब से आप जितना दूर जा रहे थे उतना साइज क्या हो रहा था? छोटा। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लगभग साइज क्या दिखेगा आपको? इक्वल दिखेगा। ठीक है, इक्वल दिखेगा, चाहे दूर जाओ चाहे पास जाओ। ठीक है, मिड रिब में हल्का सा बड़ा होगा बस। वो क्या बोल रहा है? पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीव्स में दिखती है एंड इन द नियर सिमिलर साइज, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑफ द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल सारी वेन्स में क्या होते हैं? लगभग इक्वल साइज के होते हैं, एक्सेप्ट इन द मेन वेन। मेन वेन को छोड़ दो तो, मतलब मिड रिब की बात कर रहा है, राइट, जो सबसे बीच में होगी। एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, मोनोकॉट के वर्टिकल सेक्शन में ऐसा ही दिखता है हमको और ऐसा ही बता रहे हैं वो। समझ में आ गई? तो हमने बेटा मोनोकॉट की एनसीईआरटी में जो लिखा था वो भी पढ़ लिया, और जो डाइकॉट की एनसीईआरटी में लिखा था वो भी पढ़ लिया। ठीक है, और अब हमको क्या पढ़ना है? दोनों के बीच में डिफरेंसेस। ये आपको नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेने हैं, क्योंकि आपसे सीधा पूछेगा तो आपको पता होने चाहिए दोनों में डिफरेंसेस। तो देखो जरा, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है द स्टोमेटा ऑन द एपिडर्मिस आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ऐसी लीफ को हम हाइपोस्टोमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपो मतलब यहाँ पे हाइपो गलती से ऐसे लिख दिया गया, दिस इज हाइपोस्टोमेटिक। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो इस टर्म को, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। उसके बाद द लीफ आर फाउंड ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स, द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द लीफ, देयरफॉर लीव्स आर एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी मतलब बोथ, तो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है इसलिए इसको एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट जरूर याद रखना कि स्टोमेटा सिर्फ नीचे वाली सरफेस पे प्रेजेंट है डाइकॉट के अंदर, और यहाँ पे एक ही सरफेस पे प्रेजेंट है। अच्छा पहला डिफरेंस तो यही लिख दोगे ना
कि इसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। बाइलेटरल, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया जो मैंने लिखवाया। तीसरा क्या हो गया? गार्ड सेल्स आर किडनी शेप। ये तो पिछली क्लासेस की बात हो गई, बचपन में पढ़ा था। और गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप। ठीक है, गार्ड सेल्स डम्बल शेप के होते हैं। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो है बुलीफॉर्म सेल्स आर नॉट फाउंड। बुलीफॉर्म सेल्स नहीं मिलते हैं डाइकॉट लीफ में कुछ भी। यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स मिलते हैं कहाँ पर? लिख लो, मेंशन कर देना, ग्रासेस में। एनसीईआरटी बताती है कि मोनोकॉट में, ग्रासेस में दिखते हैं। उसके बाद मीजोफिल टिश्यूज आर जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू। डाइकॉट्स में मीजोफिल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स, जबकि यहाँ पे मीजोफिल एक ही टाइप का होगा, पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर लार्ज एंड न्यूमरस। मैंने बताया कि मीजोफिल देखोगे तो अच्छे खासे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फ्यूअर एंड स्मॉल। बहुत ही छोटे होंगे और फ्यू होंगे, कभी कभी तो आपको दिखेंगे भी नहीं। जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें आपने देखा कि मोनोकॉट्स में जो मीजोफिल होते हैं उसमें होते ही नहीं इंटरसेलुलर स्पेसेस। मेरी बात समझ में आ गई? इसके अलावा आप वेस्कुलर बंडल वाला डिफरेंस भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का साइज है वो मिड रिब से पास जाते रहोगे तो अलग अलग साइज के दिखते हैं वेस्कुलर बंडल, बड़ा, छोटा और छोटा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, लगभग इक्वल साइज के दिखते हैं सब में। ठीक है, मिड रिब का ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा, इक्वल साइज के। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा वैसे, बट कि हमने पढ़ा है तो ऐड करने में क्या जा रहा है। ठीक है, ये जो है बेटा डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, वो डिफरेंस मैं सारे आपको करा चुका हूँ। क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए जो स्पेसिफिकली अपने नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने आगे जाके कभी भी देना है नीट एग्जाम, तो बेटा ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दी थी। अब नई वाली एनसीईआरटी में ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि इनके आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने ये सारे फैक्ट्स निकाल के यहाँ पर एक पेज पे लिख दिए हैं अपने हाथों से, ताकि आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो और आपके एमसीक्यू में जब आए, ठीक है, तो ये एक एक फैक्ट बेटा जब एनसीईआरटी में था तो ये निहायत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये अभी भी आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी भी आने के इसके चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जिसके आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, जो बच्चे मेरे को अब तक जान चुके हैं, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ नहीं पूछी जाती आपसे कभी भी, वो चीज़ मैं आपको कभी नहीं कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए सब्जेक्ट को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, आपके लिए बर्डन बनाना सब्जेक्ट का मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी समझना। बेटा जाइलम के मेंबर्स मैं आपको पढ़ाए थे कौन कौन से। एक तो ट्रैकिड्स, एक वेसल, एक पैरेन्काइमा और एक फाइबर। ये चार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, जरा ध्यान सुन लो कि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं ना, इनकी वॉल लिग्निफाइड हो जाती है, मतलब लिग्निन जमा हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाते हैं। ठीक है, और डेड हो जाते हैं मतलब इनमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा, साइटोप्लास्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, इसलिए डेड है। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है, ऐड कर लेना। दूसरा, जिम्नोस्पर्म में बेटा जाइलम वेसल नहीं होती है, ये भी फैक्ट है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनफैक्ट। ठीक है, हम वैसे एनाटमी एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए लिख लो कि जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल नहीं होती है, वेसल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ वेसल सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वेसल क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, तो वेसल का प्रेजेंट होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और कौन सी वेसल? जाइलम वेसल की बात हो रही है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा के काम आपको समझ लेने हैं। स्टोरेज ऑफ फूड काम होता है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा का, स्टार्च या फैट स्टोर करता है या फिर कुछ बायोमोलिक्यूल स्टोर करता है जिसको कहते हैं टेनिन्स। तो ये भी फैक्ट हो गया कि जो पैरेन्काइमा है जाइलम के अंदर, वो फूड स्टोरेज और टेनिन स्टोरेज का काम करता है, और भी कुछ सब्सटेंसेज है जिनको स्टोर करता है वैसे। ठीक है, बट जो लिखे हैं वही एज अ फैक्ट ऐड करा रहा हूँ। उसके बाद रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। व्हाट इज रेडियल कंडक्शन? लेट से ये स्टेम हो गई बेटा, स्टेम को काटा, वेस्कुलर बंडल तो सर बीच में है, चलो जाइलम फ्लोएम, साइड वाले सेल्स को कौन पानी पहुंचा रहा है? ठीक है, कौन पहुंचा रहा है? तो पैरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा साइड वाले सेल्स को, ये कोने वाले सेल्स को बिल्कुल बीच में से पानी पहुंचाएगा, इसको कहते हैं रेडियल कंडक्शन, और इस पैरेन्काइमा को बोला जाता है रे पैरेन्काइमा। याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी पैरेन्काइमा का काम होता है जाइलम में, और वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन से पैरेन्काइमा कराते हैं? रे पैरेन्काइमा। ठीक है, मतलब बीच से कोने की तरफ जो कंडक्शन कराएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तो करा ही रहा है जाइलम, लेकिन साइड में भी तो कराएगा ना, अगर मोटी स्टेम है तो। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। बेटा सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोला जाता है, लकड़ी। ठीक है, जो लकड़ी बनती है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सिर्फ डाइकॉट में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकॉट के अंदर होगी। डाइकॉट स्टेम में तो होगी, डाइकॉट रूट में भी पढ़ी थी हमने, याद होगा आपको। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही वुड बनती है। तो आपका डाउट हो सकता है कि सर तो वुड बोलते किसको हैं? तो सेकेंडरी जाइलम को वुड बोला जाता है।
याद रखना है आपको। दूसरा फ्लोएम की बात करते हैं बेटा। फ्लोएम के जो फैक्ट्स दिए हुए थे वो ये थे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। होता क्या क्या था? सीव ट्यूब्स था, कंपेनियन सेल्स था, पैरेन्काइमा था और फाइबर था। चार चीजें थी फ्लोएम में, आपको याद होंगी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। इनकी जगह पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, इनकी जगह पे प्रेजेंट होगा। अगला, इन सीव ट्यूब्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें फ्लोएम की, इन जनरल बात हो रही है, अब ये जिम्नोस्पर्म की बात नहीं हो रही है, इन जनरल बात हो रही है। सीव ट्यूब तो होती नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, कि सीव ट्यूब जो हो गई उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसका जो फंक्शन होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो सीव ट्यूब जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो फंक्शन कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस की मदद से हो रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मोनोकॉट्स में फ्लोएम तो है, लेकिन उस फ्लोएम का कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में? पैरेन्काइमा। मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा डाइकॉट्स में। ठीक है, आगे देखो, फ्लोएम फाइबर को ही बास्ट फाइबर बोला जाता है बेटा। जैसे जूट के बैग वगैरह हैं, वो फाइबर के बनते हैं ना, जूट के बैग, वो फाइबर क्या है? दैट इज नथिंग बट फ्लोएम फाइबर। वो फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, और बास्ट फाइबर जो है इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है बेटा, बिकता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये कुछ प्लांट है बेटा जिनके फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर्स की तरह हम यूज करते हैं, बेचने में काम आता है। ठीक है, आगे देखो, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, ठीक है, वो एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन प्लस मतलब प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ना, इनको एक जगह रखकर लिख लिया। इसको अभी रटने का प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लेना है। आपका कभी भी टेस्ट होगा तुरंत पढ़ के चले जाना है। देखो, स्कूल में टेस्ट होगा तो पढ़ के मत जाना है इसको, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके आने के चांसेस हैं ही नहीं, तो अपने पे प्रेशर लो ही मत। लेकिन अगर आप अपने नीट के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या नीट रिलेटेड किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको स्किप मत करना, कसम लगेगी तुमको, स्किप मत करना इनको। ठीक है, तो चलो बेटा, अब हम आ जाते हैं प्रथा को फॉलो करते हुए अपने चैप्टर के लास्ट पॉइंट के ऊपर, लास्ट सेक्शन के ऊपर, ये एमसीक्यूज। तो चलो एमसीक्यू सॉल्व करवा दो फटाफट मेरे को। कह रहा है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस होता है तो बुलीफॉर्म सेल्स, मतलब कौन से प्लांट की बात कर रहा है? मोनोकॉट की, मोनोकॉट लीफ की बात हो रही है, क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीफ। एडेक्शियल एपिडर्मिस की एबैक्शियल एपिडर्मिस? ऊपर वाली, मतलब एडेक्शियल। गुड। अब इन चारों में से कौन से पॉइंट इसके लिए ठीक है? बिकम टर्जिड, जब वाटर स्ट्रेस होगा तो टर्जिड, अरे टर्जिड कैसे हो जाएगा, फूल कैसे जाएगा? इट विल बिकम फ्लैसिड, बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड, हाँ, फ्लैसिड होने के बाद लीफ इनवर्ड आ जाएगी। मेक द लीफ सरफेस एक्सपोज, नहीं, ये दोनों चीजें जिन पे कांटा लगाया, ये तो तब होगा ना जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से ठीक है? बी एंड सी, और बी एंड सी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को फोर्थ में। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना आपको एकदम सावधान रहना है कि ऊपर अलग चार पार्ट बना दिए, नीचे अलग चार पार्ट बना दिए। तो कभी भी आप ओएमआर जब सॉल्व करोगे ना, तो एकदम ध्यान रखना कि कभी भी आगे टिक मत लगाना है ऐसे पे, आगे टिक मत लगाना, क्योंकि जब आप ओएमआर फिल कर रहे होते हो ना, तो टेंडेंसी रहती है कि लेट से आपने बी पे टिक लगा दिया, ठीक है, तो आप ओएमआर फिल करते हुए बी पे टिक कर दो, फिर बाद में आपको याद आए, ओहो ये इनमें से तो चूज ही नहीं करना था, चूज तो नीचे वाले ऑप्शंस में से करना था। ठीक है, तो हल्की सी भी गलती हमसे क्यों हो बेटा, है ना, हल्का सा भी हम क्यों अपनी प्रिपरेशन के अंदर कमी छोड़ें। तो जो जहां पे भी आपसे गलतियां हो सकती है, मैं वहां पे आपको मेंशन करके बता दे रहा हूं। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी की बात कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल की। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी बिटवीन इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। न्यूमरस लार्ज स्पेसेस हैं और एयर कैविटी भी प्रेजेंट है, ठीक कह रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ स्पॉन्जी के लिए ठीक है या सारे मीजोफिल के लिए ठीक है? ये तो सारे मीजोफिल के लिए ठीक है ना, मीजोफिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो सिर्फ स्पॉन्जी के लिए ठीक थोड़ी होगा, तो ज़्यादा ठीक पहला है। तो देखो ध्यान से सुनो, दूसरी सलाह कि आपको एमसीक्यू में ठीक आंसर नहीं, सबसे ठीक आंसर चूज करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिठा लो इसको दिमाग में। देखो जैसे इसमें एक ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई बी पे टिक करके सोच लोगे कि हम बहस कर लेंगे और हम जीत जाएंगे कि सेकंड हमारा ऑप्शन ठीक हो जाए, आंसर इज नो। ठीक है, यहां पर ज्यादा ठीक आपको ठीक माना जाएगा। ये तो सारे पैरेन्काइमा मीजोफिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना बेटा, ठीक है, फर्स्ट ठीक होगा। नाउ प्रेजेंट ऑन एडेक्शियल एपिडर्मिस, बिल्कुल बकवास, एडेक्शियल की साइड थोड़ी होता है स्पॉन्जी, तो एबैक्शियल नीचे वाली साइड पे होता है,
और क्या कह रहा है, वर्टिकल एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, नहीं ये तो पहली सेट की बात होगी, स्पॉन्जी की थोड़ी हुई। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका, आगे बढ़ो। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज डिपेंडेंट ऑन, साइज किस बात पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ लैमिना नहीं, साइज ऑफ वेन, ये तो पढ़ा हमने, तो साइज ऑफ वेन पे टिक करो, आगे बढ़ो। द स्टोमाटा इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ, स्टोमेटा जो होता है आइसोबाइलेटरल लीफ पे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द एडेक्शियल सरफेस, नहीं तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, तो ऊपर और नीचे वाली पे सेम प्रेजेंट होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आर प्रेजेंट ऑन द एबैक्शियल, ये भी गलत है। आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक लिखा है। आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द, आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस, अच्छा ये एब्सेंट लिखा है, आई एम सॉरी, ठीक है। सो डोंट बी लाइक मी, रश नहीं करना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, कि आप रीड करके देखो, मैंने एब्सेंट थोड़ी है हुआ भाई, प्रेजेंट होगा दोनों पे, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाते हुए बिल्कुल एनाटमी को फॉलो किया है मेरे साथ साथ, तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपका एनाटमी उतने अच्छे से कवर हो चुका है जितने अच्छे से आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर अब आपने स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक सलाह ज़रूर दी जाएगी कि आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ज़रूर करो, और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आपने मेरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तुरंत ही पेंसिल उठाओ, ठीक है, पेंसिल उठाओ और एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर दो, शुरू से लेकर एंड तक एक गो में एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। और रीड करने के बाद मेरे को आगे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एनसीईआरटी समझ में आई कि नहीं आई। मज़ा आ जाएगा एनसीईआरटी पढ़ के पक्का। और उसके बाद एनाटमी में आप खुद मुझे बताना आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, ये तो मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है। तो हमने ये पूरा एनाटमी का चैप्टर खत्म कर लिया है। और बेटा ये वीडियो लेक्चर्स, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आज के लेक्चर में भी बोलूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। आपके शेयर और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अगले लेक्चर तक आप पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।